वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम राजस्थान की जलवायु। इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं जो राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक शब्द है मौसम, एक शब्द है जलवायु और एक शब्द है मानसून। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को हम जानते हैं कि क्या है। मौसम, मौसम होता है वातावरण, वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वातावरण की जो स्थानीय दशाएं होती हैं, वातावरण की जो स्थानीय दशाएं होती हैं, जो तात्कालिक होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तभी मौसम पे सॉन्ग बना है, मौसम की तरह बदलना जाना कहीं, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात आती है जलवायु की। जलवायु क्या है? वातावरण की दीर्घकालीन, वातावरण की दीर्घकालीन मौसमी दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। वातावरण की दीर्घकालीन दशाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती हैं। उसके बाद बात आती है मानसून की। यहां ये समझना आवश्यक है, मानसून अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। मानसून अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मानसून अरबी भाषा का जो मौसिम शब्द है उससे बना है। अब इस मौसिम का अर्थ होता है मौसम विशेष में चलने वाली पवनें। मौसम विशेष में चलने वाली पवनें अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम विशेष में चलने वाली पवनें। अरब लोग दो प्रकार की हवाओं के लिए मौसम शब्द का प्रयोग किया करते थे। ये दो प्रकार की जो हवाएं थी उनमें एक हवा थी ग्रीष्मकालीन और एक हवा थी शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन जो हवा थी वो चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, और जो शीतकालीन हवाएं हैं वो चलती हैं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। जब हम मानसून को डिटेल से पढ़ेंगे जलवायु में, तब हमें ये चीज़ें, थ्योरी जो है ये समझ में आएगी। अभी तो हमें याद करना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, या ये जो हवा है ये चलती है जल से स्थल की ओर, और ये जो हवा है ये चलती है स्थल से जल की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये दो प्रकार की हवाएं हैं हमारे पास, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। ठीक है, इन्हीं हवाओं को अरब लोगों ने मौसम शब्द का नाम दिया था जो बाद में मानसून कहलाया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब बात आती है जलवायु के संदर्भ में कि हम राजस्थान की जलवायु का निर्धारण कैसे करें। तो सबसे पहली बात कि जलवायु किसी भी प्रदेश की जब हम निर्धारित करते हैं तो बड़ा योगदान होता है कटिबंधों का, जलवायु कटिबंधों का। कटिबंध लास्ट वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनमें मैं बता चुका हूं क्या होता है, एक बार फिर बताता हूं कि कटिबंध जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है उसी को हम कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी प्रदेश की जलवायु का निर्धारण कटिबंध के आधार पर करते हैं। केवल एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि केवल कटिबंध किसी भी प्रदेश की जलवायु का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कुछ कारण होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो जलवायु का निर्धारण करते हैं। लेकिन फिर भी हम राजस्थान के जलवायु कटिबंधों को एक बार देखें। जैसा कि हमने राजस्थान परिचय में देखा था, राजस्थान परिचय में हमने जाना था, अगर आपको ध्यान में वो नहीं है तो एक बार फिर से आप वो वीडियो लेक्चर को देखिए जिसमें हमने राजस्थान परिचय में कटिबंधों का निर्धारण किया था। और उसमें दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का अधिकांश विस्तार कौन से कटिबंधों में है। तब हमने देखा था कि राजस्थान का अधिकांश विस्तार उपोष्ण कटिबंधों में आता है। फिर एक क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जो उष्ण कटिबंधों में आते हैं। तब हमने बात की थी तो हमें पता चला कि राजस्थान में दो जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर उष्ण कटिबंधों में आते हैं। राइट, अब हम आगे बात क्या करते हैं, आगे हम राजस्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु
राजस्थान का अधिकांश विस्तार कहाँ है? उपोष्ण कटिबंधों में। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान की जलवायु को अगर हम एक लाइन में लिखें तो राजस्थान की जलवायु है उष्ण मरुस्थली। उष्ण मरुस्थली जलवायु है। राजस्थान की जलवायु है उष्ण मरुस्थली, ये ध्यान रखना है। अब कैसे हम उपोष्ण कटिबंधों में होने के बावजूद कैसे हमारी जलवायु बन जाती है उष्ण मरुस्थली, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को हम ढूंढते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो कारण है जलवायु को मरुस्थली बनाने के संदर्भ में, पहला कारण आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, हमारा जो थार का मरुस्थल है वो कैसा है? उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, एक बात। अब उष्ण मरुस्थल है, हमने भौतिक प्रदेशों में पढ़ा है, वो राजस्थान के 61.11% पर अथवा लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है। अब 2/3 भाग पर यदि उष्ण मरुस्थल हो तो उसकी जो हीट है यानी जो ताप है वो चालन विधि के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश तक पहुंच जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये आप हमारे पास ये लोहे की कोई रॉड है। इस लोहे की रॉड के 2/3 भाग को हम गर्म कर दें, ठीक है, हीट देके, इधर से यहां से हम गर्म करना शुरू करें, हीट दें, और वो गर्म जो ताप है वो चालन विधि के माध्यम से चलता 2/3 भाग है, 2/3 भाग को हीट देना है। तो अब वो चालन विधि के माध्यम से पहुंचते पहुंचते संपूर्ण इस रॉड तक पहुंच जाएगा। संपूर्ण ऐसे ही हमारा जो मरुस्थल है जो कि 2/3 भाग को कवर करता है, उसका जो ताप है वो संपूर्ण राजस्थान में पहुंच जाएगा। और हमारा मरुस्थल उष्ण है और शुष्क है, तो इस वजह से हमारी जलवायु को मरुस्थली बनाने में सबसे बड़ा योगदान जिस भौतिक प्रदेश का है वो है हमारा थार का मरुस्थल। ये ध्यान रखना। दूसरी बात है हमारा अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार, ठीक है। देखो हमारे राजस्थान में अरावली, ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है, राजस्थान में अरावली का विस्तार अभी जस्ट हमने पढ़ा यूं है, ठीक है, इस रूप में है। अब मानसूनी पवनें ग्रीष्म काल में चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये आगे बढ़ती हैं इस रूप में। देखो ग्रीष्म काल में जब मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो ये जो मानसूनी पवनें हैं ये अरावली के क्या रहती हैं? समांतर रहती हैं, अरावली के समांतर। और समांतर होने की वजह से ये पवनें बिना वर्षा किए राजस्थान से गुजर जाती हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि अरावली ऐसे होती, कैसे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती, ठीक है, तब राजस्थान में वर्षा की स्थिति क्या होती? तब मानसूनी पवनें यहाँ पे जाती, अरावली से टकराती और हमारे इस वाले पोर्शन में अच्छी बारिश होती। और बारिश का प्रकार कौन सा होता? पर्वतीय, पर्वतीय प्रकार होता बारिश का। हमारे भारत में अरावली एक ऐसी पर्वतमाला है जिसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। बाकी चाहे वो विंध्याचल हो, पश्चिमी घाट हो, सतपुड़ा हो, ठीक है, उन सभी के सहारे पर्वतीय वर्षा होती है। अरावली के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। तो अरावली भी एक वजह है जो हमारी जलवायु को उष्ण बनाती है, बारिश की कमी रहती है, शुष्क जलवायु को शुष्क बनाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और कारक होते हैं जैसे कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा एक क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार है क्वेश्चन। पहले मैं आपको बताता हूं कि कर्क रेखा की स्थिति कहाँ है। कर्क रेखा की स्थिति राजस्थान में बांसवाड़ा के मध्य से है, जो डूंगरपुर की दक्षिण सीमा से गुजरती है। अब ये आप जानते हैं, ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है, ये हमारी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश यहाँ बांसवाड़ा से गुजरती है। 21 जून के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में होंगी और सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ होंगी? गंगानगर में होंगी। सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में। एक क्वेश्चन सुनना, देखो बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी, गंगानगर में तिरछी। तो अगर आप
दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तिरछापन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सबसे कम तिरछी यानी सीधी, उससे तिरछी, उससे तिरछी, उससे तिरछी, सबसे ज्यादा तिरछी। तो दक्षिण से उत्तर की ओर तिरछापन बढ़ता जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर तिरछापन घटता जाता है। किसका? सूर्य की किरणों का। अब एक क्वेश्चन, आरएस लेवल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्या सुनना जरा क्वेश्चन को। यद्यपि, ध्यान से सुनना, यद्यपि सूर्य बांसवाड़ा में लंबवत रहता है, लंबवत का अर्थ है 90 डिग्री के एंगल पर, यद्यपि सूर्य बांसवाड़ा में लंबवत रहता है, इसके बावजूद चूरू बांसवाड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म है। आंसर दीजिए क्यों? भाई देखो, बांसवाड़ा और चूरू, इन दोनों की तुलना करते हैं। चूरू अधिक गर्म है बांसवाड़ा की अपेक्षा। चूरू ना केवल हमारे राजस्थान का सबसे गर्म जिला है बल्कि भारत का भी सबसे गर्म जिला है। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो कर्क रेखा नहीं है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बांसवाड़ा की अपेक्षा तिरछी पड़ती हैं। फिर क्यों? उसकी वजह है उच्चावच। उच्चावच कहने का अर्थ है कि जो बांसवाड़ा है वो समुद्र तल से चूरू की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, और ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री की दर से तापमान में गिरावट आ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ओके, तो ये स्थिति हो जाती है हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा और चूरू के संदर्भ में। आंसर आप याद रखिए कि बांसवाड़ा का समुद्र तल से चूरू की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठा होना। ओके, एक और अच्छा कारक है जलवायु को जो उष्ण और शुष्क बनाता है, वो कारक है समुद्र तल से दूरी या समुद्र से दूरी। ये हमारा राजस्थान, ठीक है, ये गुजरात, ये समुद्र तल, समुद्र तट। हमारा जो राजस्थान है समुद्र तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। जो प्रदेश समुद्र तट पर स्थित होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, कोई भी गुजरात ले लो, गोवा ले लो, गोवा काफ़ी फेमस प्रदेश है तो हम गोवा पर चलते हैं। तो जो समुद्र तट होते हैं उन समुद्र तट पर स्थल समीर और जल समीर का प्रभाव रहता है। जल समीर दिन में चलती हैं, ठीक है। जल समीर क्या होती हैं? जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं, जल समीर। तो जब सागर तट पर यहाँ समुद्र तल से या समुद्र से गोवा की ओर जल समीर चलेंगी तो जल वो आर्द्रता लेकर आएंगी, नमी लेकर आएंगी, पानी लेकर आएंगी। तो इधर तट के नज़दीक हवाएं क्या रहेंगी? ठंडी रहेंगी। और रात्रि में चलती हैं स्थल समीर, यानी कि स्थल से जल की ओर। दिन भर स्थल ने जितना भी तापमान प्राप्त किया है वो स्थल समीर के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया जाता है? समुद्रों की ओर पहुँचा दिया जाता है। और इस वजह से यहाँ पे तापमान सदैव एक सा रहता है, यानी समान तापमान रहता है, ठीक है। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी रहती है। और ये जो समान टेम्परेचर है इसको हम कहते हैं सागरीय सम जलवायु, ठीक है। यानी कोई भी प्रदेश जो सागर तट पर स्थित होगा उसकी जलवायु को हम सागरीय जलवायु कहेंगे। अब वे प्रदेश जो सागर से दूर होंगे, जैसा कि हमारा राजस्थान, उसकी जलवायु पर सागर का तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। प्रभाव किसका पड़ेगा? स्थल का, यानी जैसा स्थल वैसी जलवायु। और स्थल को हम महाद्वीप भी कहते हैं, स्थल को हम महाद्वीप कहते हैं और जल को हम सागर कहते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को हम क्या कह सकते हैं? राजस्थान की जलवायु को या तो हम कह सकते हैं स्थलीय जलवायु, या राजस्थान की जलवायु को हम क्या कह सकते हैं? महाद्वीपीय जलवायु। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना। यानी राजस्थान की जलवायु है कैसी है? महाद्वीपीय है, ठीक है, या स्थलीय है। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके, ये तो बात हो गई राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक।
अब इनमें से कोई भी एक ऐसा कारक नहीं है जो राजस्थान की जलवायु को आर्द्र बनाता हो। राजस्थान की जलवायु इन सभी कारकों की वजह से कैसी बनी हुई है? उष्ण शुष्क मरुस्थली। यानी राजस्थान की जलवायु, कोई आपसे पूछे कि भाई आपके राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान की जलवायु है उष्ण शुष्क मरुस्थली, या राजस्थान की जलवायु को हम क्या कह सकते हैं? महाद्वीपीय, या हम कह सकते हैं स्थलीय। ठीक है, स्थलीय क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान से सागर दूर है, तो जलवायु पर किसका प्रभाव रहने वाला है? स्थल का। ओके, हमने राजस्थान के संदर्भ में समस्त जो कारक थे विशेष, उनको जाना जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम हमारे राजस्थान में जलवायु की विशेषता को पढ़ते हैं और वो समय के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो हम पहले जलवायु विशेषता में जो समय लेते हैं, जो समय हम लेने वाले हैं, वो समय हम ग्रीष्मकाल से शुरू करते हैं और वो समय हम लेते हैं मध्य मार्च से मध्य जून, और इस समय को हम कहते हैं शुष्क ग्रीष्म काल। ये समय क्या कहलाता है? शुष्क ग्रीष्म काल। ठीक है, अब इस मध्य मार्च मध्य जून में 2 महीने आपको सामने आ रहे हैं, अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई ये राजस्थान के शुष्क माह हैं, सर्वाधिक शुष्क माह हैं। अप्रैल मई राजस्थान के सबसे ज़्यादा शुष्क माह हैं और जून सबसे गर्म माह है। जून सर्वाधिक गर्म और ग्रीष्मकालीन, ये ग्रीष्मकाल चल रहा है, ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, अब अप्रैल मई माह में हमारे राजस्थान में लू चलती हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान में बगुड़िया का आगमन होता है। बगुड़िया को वात चक्र भी कहते हैं, वात यानी हवा, वात चक्र कहते हैं, बगुड़िया वात चक्र कहलाता है। लू चलती है, ठीक है, और आंधियां चलती हैं, आंधी। अब लू क्या है? लू होती है उष्ण शुष्क तेज हवाएं। ठीक है, उष्ण शुष्क तेज हवाएं लू चहल कहलाती हैं, जो अप्रैल मई माह में उत्पन्न होती हैं। आंधी क्या होती है और बगुड़िया क्या होता है? ठीक है, ये सुनना जरा। आंधी होती है, आंधी की उत्पत्ति क्यों होती है ये सुनना चाहिए। पहले देखो क्या होता है, पहले हम बात करते हैं बगुड़िया कैसे उत्पन्न होता है। बगुड़िया उत्पन्न होने की वजह है, जब मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है, धरातल, और कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय धरातल है ये। तो पश्चिमी मरुस्थलीय धरातल में तापमान की अधिकता के कारण अति निम्न दाब हो जाता है, अति निम्न दाब। इस अति निम्न दाब के कारण हवाएं बड़ी शीघ्रता से गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं तेजी से नीचे आती हैं, और निम्न दाब यहाँ पे 2 हवाओं के सम्मिश्रण के कारण यहाँ पे एक चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है और इसे हम बगुड़िया कहते हैं। तो बगुड़िया बनने का जो रीजन है वो है अति निम्न दाब। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आया था फर्स्ट ग्रेड में, ये अति निम्न दाब। तो बगुड़िया या वात चक्र बनने का जो रीजन है राजस्थान में पश्चिम में, वो है अति निम्न दाब। अब ये बगुड़िया जब इस लू से मिल जाता है, जब बगुड़िया लू से मिल जाता है, जब आपस में ये मिल जाते हैं, तब किसकी उत्पत्ति होती है? आंधी की। और आंधी क्या है? आंधी होती हैं धूल भरी शुष्क हवाएं, धूल भरी हवाएं, उनको हम आंधी कहते हैं। धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? आंधी कहलाती हैं। आंधियों की सबसे ज़्यादा अवधि हमारे राजस्थान में गंगानगर में रहती है, 27 दिन तक रहती है। बीकानेर में 18 दिन तक रहती है, गंगानगर 27 दिन, शेखावाटी में 10 से 12 दिन तक आंधियों की अवधि रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर कम है तो झालावाड़ और अजमेर में आंधियों की जो मतलब काउंटिंग है, दिनों की संख्या है, वो बहुत कम, सबसे कम 3 दिन रहती है। तो झालावाड़ और अजमेर में आंधियों के दिनों की संख्या 3 दिन है, जबकि गंगानगर और हमारा जो बीकानेर है उनमें सबसे ज़्यादा, गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, शेखावाटी में 10 से 12 दिन तक आंधियों की अवधि रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये विशेष है।
इस अप्रैल मई माह में। अब जून जब आ जाता है हमारे यहाँ पे, तो जून में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात हमारे राजस्थान में पहुँचते हैं, ठीक है। और उन चक्रवातों से प्री मानसून होता है, यानी मानसून से पूर्व की बारिश होती है। अब वो जो चक्रवात है राजस्थान में दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हैं, कारण क्योंकि उन चक्रवातों की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। और जून माह में आने वाले बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आते हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात, तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं जून माह में, वो हमारे राजस्थान में दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हैं, जून में प्रवेश करते हैं। चक्रवात तो बंगाल की खाड़ी में अप्रैल मई में ही आते हैं, लेकिन वो राजस्थान में जून में प्रवेश करते हैं, जिन्हें हम वज्र तूफान की संज्ञा देते हैं, वज्र तूफान कहते हैं या उष्ण झंझा कहते हैं, उष्ण झंझा, ठीक है। वज्र तूफान, ये वज्र तूफान की सर्वाधिक संख्या हमारे रहती है झालावाड़ में 47 दिन तक। वज्र तूफान की सबसे ज़्यादा संख्या रहती है झालावाड़ में 47 दिन तक। और न्यूनतम अवधि होती है गंगानगर में इतनी कम अवधि है वज्र तूफान की कि उनकी काउंटिंग भी अनुमान लगाना मुश्किल है। तो इसके लिए यूज करते हैं विरलता का अर्थ होता है अति न्यून, हो सकता है आधे दिन, एक दिन ना, इस तरह से। तो यहाँ ध्यान रखिए, तो गंगानगर में इन उष्ण झंझा की विरलता पाई जाती है, देखने को भी नहीं मिलते, कभी कभार पहुँचते हैं तो मोस्टली नहीं पहुँचते हैं। तो ये ग्रीष्मकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। अब ग्रीष्मकाल में एक विशेषता आती है तापांतर की, एक दैनिक तापांतर और एक वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा तापांतर होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि दिन के अधिकतम तापमान और दिन के न्यूनतम तापमान का अंतर माइनस करना, ठीक है। अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान आपको दोपहर के बाद मिलता है और न्यूनतम तापमान आपको अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के आसपास मिलता है। तो दोनों का जो डिफरेंस कर देते हैं उसी को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। ऐसे ही वार्षिक तापांतर, वर्ष के सबसे गर्म माह के सबसे गर्म दिन का अधिकतम तापमान माइनस कर देते हैं वर्ष के सबसे ठंडे माह के सबसे ठंडे दिन का न्यूनतम तापमान माइनस कर दिया, और वो हो जाता है वार्षिक तापांतर। अब ऐसे पूछते हैं कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ देखने को मिलता है, तो पश्चिमी राजस्थान में, है ना। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर देखने को मिलता है, और ये दैनिक तापांतर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी दिन के समय तापमान, दिन में तापमान 49 से 50 डिग्री तक हो जाता है। 18 डिग्री नहीं, सॉरी, 32 से 33 डिग्री होता है ये तापांतर में अंतर, 32 से 33 डिग्री, ठीक है। दिन का तापमान 49 से 50 डिग्री तक चला जाता है और रात्रि का तापमान 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो ये जो दैनिक तापांतर का अंतर है राजस्थान में 32 से 33 डिग्री तक है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर कितना है, तो 32 से 33 डिग्री। दिन में ना रेत इतनी गर्म हो जाती है कि आप उस पर पापड़ सेक लो, आमलेट बना लो, और रात्रि में वही रेत इतनी ठंडी हो जाती है कि जो बीएसएफ के जवान हैं ऊंट पर बैठकर जो गश्त करते हैं उन्हें उसी ग्रीष्मकाल की रातों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, 14 से 18 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है गिर के, 32 से 33 डिग्री तक की गिरावट हो जाती है तापमान में। और ऐसे अगर कोई पूछे कि वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा हमें मिलता है चूरू में, क्योंकि चूरू हमारे राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी है और चूरू हमारे राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी है, ठीक है। ये है हमारे जून माह और मध्य मार्च से मध्य जून माह की ग्रीष्मकाल की विशेषताएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे जो विशेषता है वो है मध्य जून से मध्य सितंबर, यानी कि हमारे यहाँ मानसून का सीजन, मानसून आगमन का सीजन है, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं। राजस्थान में मानसून कमज़ोर रहता है बहुत बार, जैसे कि इसी साल कमज़ोर रह रहा है मानसून। तो हम बात करते हैं कि मानसून राजस्थान में क्या पोजीशन, क्या विशेषता रखता है। तो सबसे पहले समय हम लिखते हैं मध्य जून से मध्य सितंबर,
मध्य जून से मध्य सितंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस समय को हम अच्छे से समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि मानसून हमारे भारत में आता कैसे है। ये देखो, ये है हिंद महासागर, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये हिंद महासागर। हम बात कर रहे हैं जून माह की, तो मध्य जून यानी कि 21 जून को सूर्य यहाँ रहता है लंबवत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 21 जून को जब सूर्य, बाकी की भी बता देता हूँ मैं, 22 दिसंबर को सूर्य सीधा रहता है मकर रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल सीधा होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल सीधा होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अब देखो, जून का महीना, सूर्य बिल्कुल लंबवत है, सीधी किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ रही हैं। जब यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें होंगी तो यहाँ पे होगा ताप अधिक। ताप अधिक होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि तापमान और वायुदाब में होता है विपरीत संबंध। वायुदाब कम, ताप अधिक, वायुदाब कम। इसके विपरीत यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी हैं? तिरछी हैं, तो यहाँ पे ताप कम और वायुदाब अधिक। अब वायुदाब अधिक होगा, इधर ताप वायुदाब कम होगा, तो हवाएं किस ओर से किस ओर चलती हैं? हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं इस उच्च दाब, हिंद महासागर के उच्च दाब से भारत में निम्न दाब की ओर हवाओं को आगे सरकना है ना। हवाओं को यहाँ से यहाँ जाना है, क्योंकि हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आगे बढ़ती हैं। अब हवाएं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे मैं बोलूं कि हवाएं, आप इसे पूछूं कि हवाएं सीधे सीधे चल पाती हैं क्या? काश मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पाता अभी, बट ये रिकॉर्डेड है। तो मैं आपको, हम बात करें कि ये हवाएं सीधे सीधे आ जाती हैं क्या? मतलब सीधी सीधी यहाँ से यूँ रवाना होके सीधी सीधी भारत पहुँच के बारिश कर देंगी क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, तब तो आप गलत सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं नहीं, तब आप सही सोच रहे हैं। कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जब हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो घूर्णन गति के कारण हवाएं दक्षिण गोलार्ध में घूम जाती हैं बाईं ओर विस्थापित या घूम जाती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, या हम कह सकते हैं कॉरियोलिस बल के कारण, फेरल के नियम के अनुसार। भाई कारण तो कौन बनता है? कॉरियोलिस बल या पृथ्वी का घूर्णन बल। अब घूमती हैं कॉरियोलिस बल के कारण, लेकिन किस नियम के अनुसार? फेरल के अकॉर्डिंग। मतलब फेरल ने कहा था कि दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर घूम जाती हैं और उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती हैं। अब जैसे ही ये उत्तर गोलार्ध, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जैसे ही आप भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। तो जैसे ही उत्तर गोलार्ध में हवा पहुंचेगी, जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन वो यूं ना जाके पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वो यूं टर्न कर जाती हैं, ठीक है। अब उत्तर गोलार्ध में इनकी दिशा देखो, ये हमारा भारत, उत्तर गोलार्ध में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और ये हैं वो अरब, ये अरब खाड़ी देश है, ये है अरब खाड़ी देश। इन अरबों ने बताया था कि ग्रीष्म काल में हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अब देखो, क्या ये जल से स्थल की ओर चल रही है? हिंद महासागर है तो हिंद महासागर है तो जल, और इधर अपना भारत है तो स्थल। तो जल से स्थल की ओर ग्रीष्म काल में ये हवाएं आगे बढ़ती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जल से स्थल की ओर हवाएं आगे बढ़ गई हैं, ओके। ये सबसे मेजर बात होती है, सबसे बड़ी बात है।
ये तो बात हो गई जलवायु मतलब मानसून के आने की। अब मानसून ये उत्पन्न तो कहाँ होता है? हिंद महासागर में। मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आता है कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं 2 प्रकार के। राइट आंसर है, मानसून होते हैं 2 प्रकार के। फिर वो पूछते हैं कि बताओ कि कौन कौन से हैं 2 प्रकार, तो वो ऐसे कहते हैं कि एक तो अरब सागर का मानसून, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। बस यहीं पे आप गलत हैं। ये मानसून का प्रकार नहीं है, ये मानसून की शाखा है। अब देखो इसी मानसून को देखो, मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है जहां मैंने एरो बनाया वहीं आगे बढ़ रहा है, वो इधर भी आगे बढ़ रहा है, वो इधर भी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे भी सभी जगह। तो अब जब दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से भारत में प्रवेश करता है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, जब दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से भारत में प्रवेश करता है तो हम उसको अरब सागरीय शाखा कहते हैं, और जब वो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है तो हम उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, तो मानसून होते हैं 2। कौन कौन से? एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, और हमने जब मानसून की परिभाषा पढ़ी थी कि अरब लोगों के द्वारा 2 प्रकार की पवनों को मानसून कहा जाता था, एक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ने वाली और एक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ने वाली। तो इन 2 प्रकार की हवाओं को हम मानसून कहते थे, है ना, याद है ना? ओके, तो बस मानसून भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। एक आता मानसून, एक लौटता मानसून, ये 2 मानसून होते हैं, या एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। ये बताओ ये कौन सा है? ये कौन सा मानसून है? मध्य जून से मध्य सितंबर ग्रीष्मकालीन है कि शीतकालीन? अगर आप सोच रहे हैं कि ये शीतकालीन है तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये ग्रीष्मकाल का समय है, और ये जो मानसून है ये क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून। अब आपसे क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं, तो आप आंसर देंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किस ओर से किस ओर आगे बढ़ती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे राजस्थान में मानसून की जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। देखो हमारे राजस्थान में मानसून सबसे पहले एंटर करता है अरब सागरीय शाखा के रूप में, उसके बाद मानसून एंटर करता है हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम राजस्थान बना लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है सामान्यतः 15 जून के आसपास। ठीक है, 15 जून को ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ में एंटर करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताएं कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन है? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन है? अगर आप आंसर देते हैं झालावाड़ तो आप गलत दे रहे हैं आंसर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश कौन है? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि मानसून दक्षिण से आ रहा है, और दक्षिण में सबसे दक्षिणी जो जिला है वो है बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? बांसवाड़ा। अब एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यदि अरब सागरीय शाखा का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार कौन है? तब आप आंसर देंगे झालावाड़। ठीक है, तो 15 जून। इसके बाद 1 जुलाई के आसपास ये जालौर और सिरोही से एंटर करता है। 1 जुलाई के आसपास जालौर और सिरोही से एंटर करता है और अरावली के समांतर बहते हुए बढ़ते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाता है। 15 जुलाई को ये राजस्थान के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में पहुंचता है। 15 जुलाई को राजस्थान के सर्वाधिक पश्चिमी भाग में पहुंचता है। तो अगर अब कोई ऐसे पूछे आपसे कि राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि क्या है, तो ये 15 जून जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यहाँ 15 जून की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून को हमेशा राजस्थान में मानसून 15 जून को नहीं आता है। जब पिछले 10 सालों के डाटा देखते हैं हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक के अकॉर्डिंग, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार बुक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये बुक आती है हरिमोहन सक्सेना की, और ये राजस्थान सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको भी शिक्षा मंत्रालय भी कहा गया है, उसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या कहते हैं कि 15 जून मतलब पिछले 10 वर्षों का अंतर निकालते हैं डाटा, तो राजस्थान में मानसून की सामान्य प्रवेश तिथि 20 से 22 जून मानी गई। 20 से 22 जून।
राजस्थान में मानसून प्रवेश की जो सामान्य तिथि है वो 20 से 22 जून मानी गई, क्योंकि 15 जून को वो हमेशा नहीं पहुंचता है। अब प्रवेश की तिथि मानते कैसे? बहुलक से मानते हैं। बहुलक निकालते हैं आप, आपके आरएस में स्टैटिक्स आती होगी तो आप बहुलक निकालते हैं उसमें। तो बहुलक आंसर में कैसे माना था? जो सबसे ज्यादा बार, जैसे 10 वर्षों का निकाला, 10 साल तक निकाला, उसमें से 10 में से 6 साल तो मानसून आता है 20 से 22 जून के आसपास, और 4 साल मानसून एंटर करता है 15 जून के आसपास। तो बताओ मानसून की सामान्य तिथि क्या मानेंगे? 20 से 22 जून। क्यों? क्योंकि आंसर इस प्रकार वर्षा वगैरह में जो आंसर निकाले जाते हैं वो सामान्यतः बहुलक से निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुलक से हम आंसर निकालते हैं। तो 20 से 22 जून राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि मानी जाती है। अब मानसून तो हमारे यहाँ प्रवेश कर लिया। अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में 2 शाखाएं, जो अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, कौन सी शाखा ज़्यादा बारिश करती है? तो एवरेज जब निकालते हैं तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में अच्छी बारिश करती है। अरब सागरी शाखा भी अच्छी बारिश कर पाती अगर वो अरावली के समांतर पवनें नहीं होती। तो अरावली के समांतर पवनें गुजर जाती हैं, इस वजह से राजस्थान में अच्छी बारिश अरब सागरी शाखा नहीं कर पाती है। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन जैसे यूँ पूछेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सिंपल आंसर है झालावाड़। अगर कोई दूसरा पूछे कि दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला, तब भी सिंपल आंसर है बांसवाड़ा। अब कोई ऐसे पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले जिले, तो ये तो हर कोई बता सकता है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन होंगे? जैसलमेर और बीकानेर वगैरह, जैसलमेर, बाड़मेर, ये न्यूनतम वर्षा वाले। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कोई पूछे तो आंसर है माउंट आबू। ठीक है, और माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कह देते हैं। ठीक है, बट वो गाइड में कहते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। फिर पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम बारिश, तो सम कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सम है, फलोदी हैं, ये राजस्थान में न्यूनतम बारिश वाले प्रदेश होते हैं। ठीक है, अब ये जो मानसून है हमारा, इस मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश हमें प्राप्त होती है। किससे? ग्रीष्मकालीन मानसून से। और वो किस ओर से किस ओर आगे बढ़ता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश करता है। 90% बारिश हमें इस समय प्राप्त होती है। और जुलाई और अगस्त माह, ये 2 माह, जुलाई और अगस्त माह हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समस्त वर्षा का 90% तो हम ग्रीष्मकाल में प्राप्त करते हैं। ठीक है, 90%, और 90% का करीब 67%, 67% ऑफ टोटल रेन, ठीक है, हम जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त करते हैं, जिनको हम सावन भादो कहते हैं ना। ठीक है, बस वही, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आता है वर्षा की परिवर्तनशीलता पे। वर्षा की परिवर्तनशीलता पे एक क्वेश्चन आता है, और वो परिवर्तनशीलता होती क्या है ये मैं आपको बताऊं। पहले देखो, वर्षा की परिवर्तनशीलता होती है कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होना, कभी बारिश का बिल्कुल भी नहीं होना, कभी बहुत ज्यादा होना और कभी बिल्कुल भी नहीं होना। तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता हमारे राजस्थान के इस भाग में रहती है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये सर्वाधिक परिवर्तनशीलता वाले जिले हैं। और न्यूनतम परिवर्तनशीलता झालावाड़ और बांसवाड़ा में रहती है। यहाँ पे हमें बारिश का जो औसत है वो हमेशा ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है इस हमारे मानसून सीजन में, वो है कि इसमें जो जुलाई का महीना आया है, इस जुलाई के महीने में समदाब रेखाएं बनती हैं और कुछ वर्षा रेखाएं हैं, उन पर क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। अभी तक हमने जो बात करी है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आते हैं। अब जिन पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे समवर्षा रेखा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इसी में समदाब रेखा। समदाब रेखा, समवर्षा रेखा और समदाब रेखा। बात करते हैं समवर्षा रेखा पे। तो समवर्षा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो समवर्षा, वर्षा के समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे ये कुछ बिंदु हैं, यहाँ पे भी 30 सेमी बारिश होती है, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30।
आपस में मिला देंगे तो जो बारिश, इनको मिलाने से जो वर्षा रेखा बनेगी वो 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। ऐसे ही अगर हम मानचित्र पर वायुदाब के समान बिंदुओं को मिला देंगे तो जो वो रेखा बनेगी उसे हम समदाब रेखा कहेंगे। ठीक है, तो हम वर्षा रेखा को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक वर्षा रेखा है 25 सेमी, 25 सेमी समवर्षा रेखा। एक वर्षा रेखा है 50 सेमी। ठीक है, बस ये दो विशेष याद रखना, 25 सेमी 50 सेमी। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तब आप आंसर देंगे क्या? अगर ऑप्शन में आपको यही मिलता है 25 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 40 सेमी मिलता है तब आप आंसर देंगे 40 सेमी। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन आए कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली वर्षा रेखा है, ऑप्शन में आपको 40 सेमी भी मिल रहा है, 50 सेमी भी मिल रहा है, हो सकता है 60 सेमी भी दिया जाए, तब 40 और 50 में से आपको चूज करनी है 40 सेमी। याद रखना ये। ठीक है, यही अपना जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से छपी हुई बुक और जितनी भी टेक्स्ट बुक है, चाहे ML शर्मा की है, चाहे LR भल्ला की है, उन बुक्स में साफ साफ मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली वर्षा रेखा 40 सेमी है। अब आप ये कहेंगे कि RPSC में जब भी ये क्वेश्चन आया है तब उसमें 50 सेमी माना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब जब ये क्वेश्चन आया है तब तब कभी भी एग्जाम में ऑप्शन में 40 सेमी आया ही नहीं है। सदैव 50 सेमी, 60 सेमी, 75 सेंटीमीटर आता है। तो ये ध्यान रखना, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। फिर 50 सेमी का क्या रोल है? तो 50 सेमी इस थार के मरुस्थल को इस अरावली और शेष राजस्थान से अलग करती है। और 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भाग कौन कौन से? एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अब हम बात करते हैं समदाब रेखाओं पे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये समदाब रेखा। ठीक है, समदाब रेखा समान वायुदाब के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा कहेंगे। अब हमारे राजस्थान में जो समदाब रेखाएं हैं उनमें जुलाई माह में, ध्यान रखना, जुलाई का समय हम पढ़ रहे हैं, जुलाई माह में समदाब रेखाएं हमारे यहाँ 4 बनती हैं। इनमें 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार और 1000 मिलीबार। ठीक है, ये जनवरी माह की भी समदाब रेखाएं पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी समय चल रहा है जुलाई का, तो जुलाई माह की समदाब रेखाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 997 मिलीबार। तो देखो ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि ग्रीष्म काल में राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब कहाँ रहने की संभावना है या न्यूनतम वायुदाब कहाँ रहता है? तो सीधा आंसर है जैसलमेर में। तो 997 मिलीबार जो रेखा है वो बनती है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये ध्यान रखना, ये जो समदाब रेखा बन रही है ये है 997 मिलीबार समदाब रेखा। ये राजस्थान के पश्चिम में बनती है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ से ये रेखा गुजरती है उन सभी स्थानों पर वायुदाब कितना है? 997 मिलीबार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं तो 998 मिलीबार समदाब रेखा वो बनती है बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर, ठीक है, नागौर से चूरू, और इधर सीकर और झुंझुनू की जो सीमाएं हैं उनको छूते हुए ये निकलती है समदाब रेखा। तो सीकर और झुंझुनू भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो 998 मिलीबार जो समदाब रेखा है, इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, 998 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में निर्मित होती है।
सीकर और झुंझुनू में पर्टिकुलर जिलों के बीच में से तो नहीं निकलती है, लेकिन सीकर और झुंझुनू जिले की सीमा से निकलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है 999 मिलीबार, तो 999 मिलीबार आती है जालोर, जालोर से पाली, पाली से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर और करौली, ठीक है। ये जो समदाब रेखा है ये है 999 मिलीबार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 999 मिलीबार जो समदाब रेखा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। उसके बाद 1000 मिलीबार, 1000 मिलीबार, ये 1000 मिलीबार आती है सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़ और चित्तौड़, मतलब अपना जो चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग और प्रतापगढ़ से निकलती है, और फिर आती है ये झालावाड़, झालावाड़। तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, और उदयपुर से निकल कर ये चित्तौड़ की सीमा के सहारे, जैसे यहाँ से निकलती सीकर और झुंझुनू, वैसे चित्तौड़गढ़ की सीमा के सहारे से प्रतापगढ़ और झालावाड़ में आती है। ये 1000 मिलीबार, ये 4 समदाब रेखाएं हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। इनको आप अपनी बुक में, नोटबुक में बना लीजिए और याद रखिए। ये क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट RS लेवल पे। बाकी जो क्वेश्चन हमने वर्षा के संदर्भ में पढ़े वो इजी क्वेश्चन थे, सभी को आते हैं, वो राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास RS लेवल के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स आज अभी का जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में थोड़ा जाना और राजस्थान की 2 ऋतुओं के बारे में भी जाना। इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की वर्षा ऋतु के बाद राजस्थान में लौटते मानसून पर और राजस्थान में शीत ऋतु पर, और साथ ही में हम बात करेंगे कोपेन थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण पर। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।